टैंक विशाल भालू आर्यन के सामने खड़ा हो गया, एक दीवार की तरह। तीर उसके काले शरीर से टकराकर टूट रहे थे। सिद्धू ने बरुका की तरफ देखा। दक्ष, सिद्धू ने कहा, नीचे वालों को तुम संभालो, ऊपर वाला मेरा है। सिद्धू ने जमीन पर पैर पटका। बूम! वह एक रॉकेट की तरह सीधा बरुका की तरफ उड़ा। बर्फ का मैदान अब युद्ध का मैदान बनने वाला था। स्थान रेड गेट, बर्फीला जंगल। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन खून की गर्मी इसे पिघला रही थी। सिद्धू जमीन से एक रॉकेट की तरह उड़ा था। उसका निशाना ऊंची चट्टान पर खड़ा बरुका था। लेकिन बरुका अपनी जगह पर नहीं रुका। उसने एक क्रूर मुस्कान दी और चट्टान से नीचे कूद गया, सीधा हवा में सिद्धू से टकराने के लिए। टकराव, हवा में चिंगारियां। दोनों हवा के बीचों बीच टकराए। सिद्धू का कासाका का खंजर, कस्कास डैगर, और बरुका के दो बर्फीले खंजर, ट्विन आइस डैगर्स, एक साथ टकराए। क्लैंग! आवाज इतनी तेज थी कि नीचे खड़े आर्यन और बाकी हंटर्स ने अपने कान बंद कर लिए। टकराव से निकली ऊर्जा की लहर, शॉकवेव, ने आसपास के पेड़ों पर जमी बर्फ को झाड़ दिया। एक सफेद बादल बन गया। दोनों जमीन पर गिरे। बर्फ में गड्ढे बन गए। एक पल का सन्नाटा। एक दूसरे की आंखों में आंखें। और फिर तूफान शुरू हुआ। राउंड 1, गति का खेल, गेम ऑफ स्पीड। बरुका गायब हो गया। नहीं, वह सच में गायब नहीं हुआ था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसान की आंखें उसे देख नहीं सकती थीं। वह बर्फ पर फिसल रहा था, पेड़ों के तनों पर दौड़ रहा था, एक सफेद परछाई की तरह। शू शू शू। सिद्धू को सिर्फ हवा कटने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसके बाएं गाल पर जलन हुई। खच! खून की एक पतली लकीर बन गई। बहुत धीमे हो इंसान, बरुका की आवाज हवा में गूंजी। तुम मेरी परछाई भी नहीं पकड़ सकते। सिद्धू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सेंस स्टेट पर भरोसा किया। उसे देखने की जरूरत नहीं थी, उसे महसूस करना था। दाईं तरफ से हत्या की गंध आई। सिद्धू ने बिना देखे अपना खंजर दाईं ओर घुमाया। टिंग! बरुका का खंजर ब्लॉक हो गया। लेकिन बरुका के पास दो खंजर थे। उसने दूसरे हाथ से सिद्धू की पसलियों पर वार किया। सिद्धू ने अपनी कमर मोड़ी, लेकिन खंजर उसकी जैकेट को चीरता हुआ निकल गया। त्वचा पर हल्का घाव लगा। तेज है, सिद्धू ने मन में माना। इग्रिस, दक्ष, ताकतवर था, लेकिन यह तो हवा है। सिद्धू अब डिफेंसिव, बचाव की मुद्रा में था। बरुका उसके चारों ओर नाच रहा था। हर सेकंड एक नया वार। सिद्धू का शरीर अब छोटे छोटे घावों से भर चुका था। उसका नया खरीदा हुआ महंगा सूट तार तार हो गया था। पीछे से आर्यन चिल्लाया, भाई संभल के। सिद्धू ने खून थूका। उसे गुस्सा आ रहा था। बहुत उछल लिया तूने, सफेद बंदर। सिद्धू ने स्केल स्प्रिंट सक्रिय किया। उसकी रफ्तार बढ़ गई। अब वह सिर्फ ब्लॉक नहीं कर रहा था, वह पलटवार काउंटर कर रहा था। बर्फ के मैदान में दो आकृतियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, एक काली, सिद्धू, एक सफेद, बरुका। धातु के टकराने की आवाजें किसी मशीनगन की फायरिंग जैसी लग रही थीं। खटाखट खटाखटाखट। बरुका थोड़ा हैरान था। एक इंसान मेरी गति का मुकाबला कर रहा है। बरुका ने एक पेड़ के तने पर छलांग लगाई और वहां से उल्टा होकर बैकफ्लिप सिद्धू के सिर पर वार करने आया। सिद्धू ने ऊपर देखा। स्किल, रूलर्स ऑथोरिटी, शासक का अधिकार। उसने एक अदृश्य बल का इस्तेमाल करके हवा में ही बरुका को नीचे खींच लिया।
बरुका का संतुलन बिगड़ा। क्या? सिद्धू ने मौका देखा। उसने अपना खंजर सीधा बरुका के सीने में घोंपने की कोशिश की, लेकिन बरुका ने हवा में ही अपना शरीर मोड़ा। खंजर सीने की बजाय उसके कंधे में लगा। खच! नीला खून, बर्फ के एव्स का खून निकला। बरुका दर्द से चिल्लाया और उसने सिद्धू के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। बैम! सिद्धू पीछे जाकर एक पेड़ से टकराया। पेड़ की बर्फ उसके ऊपर गिर गई। सिद्धू बर्फ से बाहर निकला। उसका सिर घूम रहा था। माथे से खून बहकर उसकी आंख में जा रहा था। बरुका अपने कंधे से खंजर निकाल रहा था। उसकी आंखों में अब नफरत थी। बरुका, तुमने एक उच्च प्रजाति का खून बहाया है, कीड़े। अब मैं तुम्हें तड़पाकर मारूंगा। बरुका ने अपने दोनों खंजरों को आपस में रगड़ा। उन पर बर्फ की एक जादुई परत चढ़ गई। स्केल, फ्रॉस्टबाइट ब्लेड्स, फ्रॉस्टबाइट ब्लेड्स। अब मेरा एक वार तुम्हारे खून को जमा देगा। बरुका फिर से लपका। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी तेज थी। वह गुस्से में पागल हो चुका था। वह सीधा सिद्धू के गले की तरफ आया। सिद्धू ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि वह रफ्तार में बरुका को नहीं हरा सकता। अगर मैं उसे रोक नहीं सकता तो मुझे उसे फंसाना होगा। सिद्धू ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने अपना डिफेंस, बचाव पूरी तरह खोल दिया। उसने अपनी छाती आगे कर दी। बरुका की आंखों में चमक आ गई। मूर्ख! बरुका का बर्फीला खंजर सीधा सिद्धू के बाएं कंधे में घुस गया। लक! खंजर आर पार हो गया। सिद्धू का बायां हाथ तुरंत सुन्न पड़ गया। बर्फ जमने लगी। दर्द भयानक था। आर्यन चीख पड़ा। लेकिन सिद्धू मुस्कुरा रहा था। बरुका हैरान था। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मरने वाले हो। सिद्धू ने अपने दाहिने हाथ, जिसमें कासाका का खंजर था, से बरुका के उस हाथ को पकड़ लिया जिसने उसे चाकू मारा था। सिद्धू की पकड़ लोहे जैसी थी। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बरुका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। सिद्धू ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर आगे बढ़ाया और बरुका के माथे पर एक जोरदार हेडबट मारा। थर्ड! बरुका का सिर चकरा गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ी। यही वो पल था। सिद्धू ने अपना कासाका का जहरीला खंजर उठाया। इग्रिस को याद है? मैंने उसे कैसे मारा था? सिद्धू ने खंजर को नीचे से ऊपर की ओर चलाया। सीधा बरुका की थोड़ी चिन के नीचे, दिमाग के अंदर। क्रैक! बरुका की आंखें पथरा गईं। कासाका का खंजर, जिसमें पक्षाघात, पैरालिसिस और रक्तस्राव, ब्लीडिंग का जहर था, सीधा उसके दिमाग में घुस गया। बरुका का शरीर अकड़ गया। उसके मुंह से नीला खून और झाग निकलने लगा। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सिद्धू ने खंजर को घुमाया और बाहर खींच लिया। बरुका, बर्फ के एल्व्स का राजा, एक कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बॉस, आइस एल्व्स का राजा, बरुका परास्त। अनुभव EXP प्राप्त। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। सिद्धू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका बायां कंधा पूरी तरह जम चुका था। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। यह मुश्किल था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां का नजारा भी कम भयानक नहीं था। दक्ष बर्फ के एक टीले पर खड़ा था। उसके चारों तरफ कम से कम 50 आइस एल्व्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। दक्ष का काला कवच नीले खून से नहाया हुआ था। उसकी तलवार से अभी भी खून टपक रहा था। उसने अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दिया था। और टैंक, विशाल भालू।
वह आर्यन के सामने एक दीवार की तरह खड़ा था। उसके शरीर पर सैकड़ों तीर लगे थे, लेकिन एक छाया सैनिक होने के कारण उसे दर्द नहीं हो रहा था। आर्यन टैंक के पीछे दुबका हुआ था, उसकी आंखें फटी हुई थीं। जैसे ही बरुका मरा, जंगल की जादुई धुंध छंटने लगी। दूर एक नीला पोर्टल एग्जिट गेट खुल गया। सिद्धू ने अपने जमे हुए कंधे को पकड़ा और खड़ा हुआ। उसने दक्ष और टैंक को वापस परछाई में बुलाया। वह आर्यन के पास गया और उसे कंधे से पकड़कर उठाया। चलो गिल्ड मास्टर, तुम्हारी 20वीं रेड पूरी हो गई। आर्यन ने सिद्धू को देखा। सिद्धू खून और बर्फ में सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। आर्यन भाई, तुम इंसान नहीं हो, तुम साक्षात यमराज हो। वे गेट की तरफ बढ़े। यह आखिरी रेड सिर्फ एक रेड नहीं थी। यह ऐलान था कि भारत में एक नया राजा आ चुका है। स्थान अरावली हिल्स, गुड़गांव गेट के बाहर। समय शाम के 5 बजे। गेट के बाहर कोहराम मचा हुआ था। हंटर एसोसिएशन के अधिकारी, पुलिस, एम्बुलेंस और मीडिया की वैन सब वहां मौजूद थे। एक रेड गेट खुलने का मतलब था 99% मौत, खासकर तब जब अंदर जाने वाली टीम में ज्यादातर सी और डी रैंक के शिकारी हों। एसोसिएशन का चीफ ऑफिसर अरविंद घड़ी देख रहा था। 3 घंटे हो गए। अंदर का समय बाहर से अलग चलता है। अगर वो जिंदा होते तो अब तक बाहर आ जाते। उसने पास खड़े एक रिपोर्टर से कहा, हमें शव बरामदगी, बॉडी रिकवरी टीम तैयार करनी होगी। वहां खड़े उन 8 किराए के हंटर्स के परिवार वाले रो रहे थे। गोयन का परिवार के बॉडीगार्ड्स भी सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें लगा उनका छोटा मालिक आर्यन गया। तभी जैप, गेट की नीली रोशनी भड़की। स्पेस मुड़ गया। सबकी नजरें गेट पर टिक गईं। कोई बाहर आ रहा है। धुंध छंटी। सबसे पहले आर्यन गोयन का बाहर निकला। उसके महंगे कपड़े फटे हुए थे, चेहरा गंदा था, लेकिन वह जिंदा था। उसके पीछे वो 8 किराए के हंटर्स लड़खड़ाते हुए बाहर आए। वे डरे हुए थे, लेकिन सही सलामत थे। और सबसे आखिर में, जेब में हाथ डाले शांत कदमों से चलता हुआ सिद्धू बाहर आया। उसका बायां कंधा, जहां बरुका ने चाकू मारा था, अभी भी थोड़ा नीला था, लेकिन उसकी चाल में जरा भी लचक नहीं थी। अरविंद चीफ ऑफिसर दौड़कर आया। मिस्टर गोयन का, आप जिंदा हैं? अंदर क्या हुआ? वो रेड गेट था। बॉस कैसा था? आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने पलटकर सिद्धू को देखा। सिद्धू ने अपनी आंखों से इशारा किया, मेरा नाम मत लेना। आर्यन ने छाती चौड़ी की, जैसा उसने हमेशा फिल्मों में देखा था। अजी कुछ नहीं, छोटी मोटी मुश्किल थी। हमारी टीम वर्क ने काम कर दिया। बॉस? हाँ, वो तो मेरे साथियों ने मिलकर संभाल लिया। रिपोर्टर्स ने आर्यन को घेर लिया। गोयन का जी, क्या यह सच है कि आपने रेड गेट क्लियर किया? क्या आप अगले एस रैंक बनने वाले हैं? भीड़ और कैमरों की चकाचौंध के बीच सिद्धू चुपचाप भीड़ से अलग हो गया। उसने एक टैक्सी पकड़ी और निकल गया। गाड़ी की खिड़की से उसने आर्यन को कैमरे पर पोज देते हुए देखा और मुस्कुराया। इंजॉय करो गिल्ड मास्टर, असली काम तो अब शुरू होगा। स्थान साउथ दिल्ली डिफेंस कॉलोनी, नया ऑफिस। समय 3 दिन बाद। यह ऑफिस किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। शीशे की दीवारें, इटालियन मार्बल का फर्श और खिड़की से दिखता दिल्ली का नजारा। सिद्धू शर्मा एक बड़ी लेदर की कुर्सी पर बैठा घूम रहा था।
उसके सामने टेबल पर एक फाइल पड़ी थी, गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आर्यन गोयन का, जो अब नए और भी महंगे सूट में था, हाथ में कॉफी लेकर आया। भाई, ऑफिस कैसा लगा? पापा की पुरानी बिल्डिंग थी, मैंने खाली करवा ली। सिद्धू, बहुत ज्यादा है आर्यन, हमें सिर्फ एक डेस्क चाहिए थी। आर्यन, अरे भाई, सोलो गिल्ड का स्टैंडर्ड होना चाहिए। वैसे रजिस्ट्रेशन में एक दिक्कत है। सिद्धू ने भवें उठाई। क्या? आर्यन, गिल्ड बनाने के लिए कम से कम 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं। मैं वाइस मास्टर, आप गिल्ड मास्टर, तीसरा कौन? सिद्धू ने सोचा। उसे किसी और को शामिल नहीं करना था। कोई भी तीसरा इंसान उसके राज, शैडो आर्मी, जान सकता था। हमें कोई ऐसा चाहिए जो मुंह बंद रखे, या जो कभी ऑफिस आए ही नहीं। आर्यन ने चुटकी बजाई। मेरी कजिन है, रिया। वो हंटर है, लेकिन उसे खून से डर लगता है। उसे सिर्फ नाम के लिए मेंबर बना देते हैं। मैं उसे सैलरी दूंगा, वो खुश रहेगी। सिद्धू मुस्कुराया। परफेक्ट। तभी सिद्धू के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। यह हंटर एसोसिएशन से नहीं था, यह सिस्टम का था। दैनिक दुकान, डेली शॉप अपडेट। क्या आप बरूका का खंजर बेचना चाहते हैं? कीमत 50 लाख गोल्ड। सिद्धू ने कैंसल कर दिया। पैसे तो आर्यन के पास बहुत हैं, हथियार रखना ज्यादा जरूरी है। उसने अपनी इन्वेंटरी खोली और बरूका के खंजर, बारूकास डैगर, को बाहर निकाला। यह सफेद और पारदर्शी था, जिसमें से ठंडी भाप निकल रही थी। आइटम, बरूका का खंजर। रैंक ए। प्रभाव, चपलता, एजिलिटी +30। कासाका का खंजर और बरूका का खंजर। सिद्धू ने दोनों हाथों में हथियार पकड़े। अब मैं तैयार हूं। स्थान, एम्स AIIMS हॉस्पिटल, VIP वार्ड। समय, रात के 9 बजे। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप आवाज थी। सिद्धू अपनी मां सुमित्रा के बिस्तर के पास बैठा था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी थीं। डॉक्टर ने कहा था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। सिद्धू ने उनका हाथ अपने गाल से लगाया। मां, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने हवा में हाथ हिलाया और सिस्टम मेनू खोला। आइटम, क्राफ्टिंग। आइटम, जीवन का अमृत, होली वाटर ऑफ लाइफ। प्रभाव, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करता है। आवश्यक सामग्री, विश्व वृक्ष का टुकड़ा, फ्रैगमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्री। गूंजते वन का पवित्र जल, स्प्रिंग वाटर ऑफ द इकोइंग फॉरेस्ट। राक्षस राजा का शुद्ध रक्त, प्योरिफाइड ब्लड ऑफ द डीमन किंग। सिद्धू की नजरें तीसरे आइटम पर टिकी थीं। उसने अपनी इन्वेंटरी से एक काली चाबी निकाली। यह उसे एक रैंडम बॉक्स में मिली थी। आइटम, दानव किले की चाबी, की टू द डीमन कैसल। विवरण, यह आपको एक अलग आयाम में ले जाएगी जहां नर्क के राक्षस रहते हैं। अनुशंसित लेवल 60+। सिद्धू का लेवल अभी 58 था। खतरा है। सिद्धू ने चाबी को मुट्ठी में भींचा। लेकिन मां के लिए मैं नर्क में भी घुस जाऊंगा। उसने झुककर मां के माथे को चूमा। मैं वापस आऊंगा मां, अमृत लेकर। स्थान, कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली। समय, रात के 11:30 बजे। सिस्टम ने बताया था कि गेट का प्रवेश द्वार किसी ऊंची प्राचीन इमारत के पास खुलेगा। सिद्धू कुतुब मीनार की छाया में खड़ा था। रात के सन्नाटे में यह मीनार किसी पहरेदार जैसी लग रही थी। सिद्धू ने काली चाबी को ताले के छेद, हवा में डाला। कच।
हवा में एक दरार आई। कुतुब मीनार का नजारा बदलने लगा। आप दानव किले डीमन कैसल में प्रवेश कर रहे हैं। हवा गर्म हो गई। आसमान का रंग काला से गहरा लाल हो गया। सिद्धू ने देखा कि वह अब दिल्ली में नहीं है। वह एक जलते हुए शहर में खड़ा था। इमारतें वही थीं, लेकिन सब टूटी हुई और आग में लिपटी हुई। क्वेस्ट दानव किले की 120 मंजिल तक पहुंचे। सिद्धू ने अपनी ब्लैक ट्रेंच कोट ठीक की। तो यह है नर्क। दिल्ली की गर्मी से तो बेहतर ही लग रहा है। वह आगे बढ़ा, लेकिन गेट पर ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। एक विशालकाय जानवर। यह किले का द्वारपाल गेटकीपर था। सामने एक 3 सिर वाला कुत्ता सेरब्रस खड़ा था। यह हाथी से भी बड़ा था। उसके शरीर पर काले बाल नहीं, बल्कि जलती हुई आग थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और मुंह से लार की जगह लावा टपक रहा था। उसके गले पर एक पट्टा कॉलर था जिस पर लिखा था सबरस सेरब्रस नर्क का पहरेदार। बॉस सबरस सेरब्रस। रैंक एस लो टियर। सिद्धू ने निगला। एस रैंक बॉस। वो भी गेट पर ही। उसने तुरंत अपनी सेना को बुलाया। दक्ष, टैंक, बाहर आओ। सिद्धू की परछाई फटी। दक्ष दक्ष अपनी काली तलवार के साथ बाहर आया। टैंक टैंक विशाल छाया भालू दहाड़ते हुए प्रकट हुआ। सबरस ने तीनों सिरों से एक साथ दहाड़ मारी। रुआर। उसकी आवाज से जलती हुई इमारतें हिल गईं। लड़ाई शुरू। सबरस ने छलांग लगाई। वह सीधा टैंक भालू पर कूदा। टैंक विशाल था, लेकिन सबरस उससे दोगुना बड़ा था। सबरस के एक सिर ने टैंक के कंधे को काटा और उसे जमीन पर पटक दिया। टैंक धुएं की तरह बिखरने लगा, लेकिन अपनी अनडेड ताकत की वजह से वह फिर जुड़ने लगा। दक्ष, हमला! सिद्धू चिल्लाया। दक्ष बिजली की रफ्तार से सबरस के पीछे गया। उसने सबरस के पिछले पैर पर वार किया। क्लैंग! सबरस की चमड़ी पत्थर से भी सख्त थी। तलवार टकराकर वापस आ गई। सबरस ने अपनी पूंछ घुमाई। पूंछ पर आग लगी थी। दक्ष ने अपनी तलवार से बचाव किया, लेकिन आग के धमाके ने उसे दूर फेंक दिया। सिद्धू समझ गया, इसकी चमड़ी पर हथियार काम नहीं करेंगे। मुझे इसकी आंखों या मुंह पर वार करना होगा। सिद्धू ने कासाका का खंजर और बरुका का खंजर दोनों निकाल लिए। स्किल स्प्रिंट, स्किल क्रिटिकल स्ट्राइक। सिद्धू हवा में गायब हो गया। वह सबरस के बीच वाले सिर के सामने प्रकट हुआ। मुंह खोलो कुत्ते। सबरस ने उसे खाने के लिए मुंह खोला। सिद्धू ने हवा में घूमते हुए स्पिन कासाका का जहरीला खंजर सीधा उसकी जीभ में घोंप दिया। स्क्वेल्च। प्रभाव पक्षाघात पैरालिसिस सक्रिय। प्रतिरोध रेजिस्टेंस के कारण प्रभाव कम हुआ। सबरस दर्द से पागल हो गया। उसने सिद्धू को झटक दिया, लेकिन सिद्धू ने हवा में ही संतुलन बनाया और सबरस की पीठ पर लैंड किया। टैंक, पकड़ो इसे। टैंक छाया भालू ने सबरस के एक सिर को अपने दोनों पंजों से जकड़ लिया। दक्ष ने दूसरे सिर का ध्यान भटकाया। सिद्धू अब सबरस की गर्दन पर था। खेल खत्म। उसने बरुका का खंजर ए रैंक उठाया, जो किसी भी चीज को काट सकता था। उसने पूरी ताकत से सबरस की गर्दन के पीछे वार किया। खच खच खच। सबरस तड़पने लगा। उसने अपने शरीर की आग बढ़ा दी। स्किल हेलफायर। सिद्धू का कोट जलने लगा। उसकी त्वचा झुलसने लगी, लेकिन सिद्धू ने छोड़ना मंजूर नहीं किया। दवाई। मुझे अपनी मां के लिए दवाई चाहिए।
तू मुझे रोक नहीं सकता। सिद्धू ने एक आखिरी वार किया। उसने खंजर को और गहरा धंसा दिया और गर्दन को चीरते हुए नीचे उतर गया। थर्ड, विशालकाय कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर राख में बदलने लगा। सिद्धू मीन पर गिरा, बुरी तरह हांफ रहा था। उसका शरीर जगह जगह से जल गया था। ही उसने सिस्टम की दुकान शॉप से एक फुल रिकवरी पोशन खरीदा और पी लिया। उसके घाव भरने लगे। सबरस की राख के ढेर में एक चीज चमक रही थी। सिद्धू ने उसे उठाया। आइटम दानव किले की चाबी, 1 लीटर से 25वीं मंजिल। आइटम नर्क के कुत्ते का हार, सेरब्रस कॉलर, अ रैंक आर्मोर। नोट, राक्षस राजा का खून ऊपरी मंजिलों पर मिलेगा। सिद्धू ने चाबी को देखा। अभी तो सिर्फ गेट कीपर था। ऊपर 100 मंजिलें हैं। उसने कुतुब मीनार, जो इस आयाम में एक जलता हुआ टॉवर था, के ऊपर देखा। राक्षस राजा, अपना खून तैयार रखना। मैं आ रहा हूं। क्या आप ऊपर जाना चाहते हैं? सिद्धू ने मुड़कर देखा। उसकी परछाई में टैंक और दक्ष वापस आ चुके थे। वे भी लड़ाई के बाद थक चुके थे। उनकी माना कम हो गई थी, लेकिन उनकी वफादारी अटूट थी। सिद्धू, नहीं, आज के लिए इतना काफी है। मुझे और तैयारी करनी होगी। अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उसने एग्जिट डंजियन पर क्लिक किया। वह वापस दिल्ली की शांत रात में कुतुब मीनार के पास प्रकट हो गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वह चाबी थी। एक कदम और पास, मां। स्थान, मैक्स हॉस्पिटल, वीआईपी विंग, साकेत। समय, सुबह के 10 बजे। कमरा फूलों से भरा था, लेकिन वहां सिर्फ दवाइयों और गुस्से की गंध थी। बिस्तर पर राहुल मलिक लेटा था। उसके पूरे शरीर पर प्लास्टर था। उसकी पसलियां, हाथ और जबड़ा सब कुछ टूटा हुआ था। वह बोल नहीं पा रहा था, बस अपनी सूजी हुई आंखों से छत को घूर रहा था। बिस्तर के पास एक विशालकाय आदमी खड़ा था। उसने खिड़की का कांच इतनी जोर से भींचा कि उसमें दरार पड़ गई। राजन मलिक, द बीस्ट, व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर, एस रैंक। मेरे भाई का यह हाल। राजन की आवाज किसी दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी थी। एक जेड रैंक? नहीं, एक नए एस रैंक ने किया। पीछे खड़ा गिल्ड का मैनेजर कांपते हुए बोला। सर, रिपोर्ट के मुताबिक राहुल सर ने पहले हमला किया था। वो लड़का सिर्फ। चुप। राजन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें इंसानी नहीं, सुनहरी और खड़ी पुतलियों, वर्टिकल प्यूपिल्स वाली थीं। राहुल ने क्या किया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि किसी ने व्हाइट टाइगर के खून को हाथ लगाने की हिम्मत की। राजन ने अपना कोट उठाया और कंधे पर डाला। मेरी गाड़ी निकालो। मुझे उस लड़के से मिलना है। और इस बार कोई बात नहीं होगी। स्थान, DND फ्लाईवे, दिल्ली नोएडा बॉर्डर। समय, रात के 8 बजे। सिद्धू अपनी काली मर्सिडीज जी वैगन चला रहा था। म्यूजिक सिस्टम पर हल्का गाना बज रहा था। वह कुतुब मीनार, दानव किले की रेड के बाद रिलैक्स करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। अचानक पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। आगे का ट्रैफिक रुक गया था। गाड़ियां अपनी जगह जाम थीं। हॉर्न का शोर बंद हो गया था। सिद्धू ने ब्रेक लगाया। दक्ष, कुछ महसूस हो रहा है? परछाई में बैठे दक्ष ने तुरंत चेतावनी दी। मालिक, एक बहुत शक्तिशाली शिकारी आगे खड़ा है। उसकी हत्या की मंशा, किलिंग इंटेंट, बहुत तेज है। सिद्धू ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला।
फ्लाईवे के बीचों बीच गाड़ियों की छतों के ऊपर से चलता हुआ एक आदमी आ रहा था। वह हर कदम पर एक गाड़ी की छत को पिचका रहा था। 6.5 फीट का कद, सफेद सूट और वो भयानक सुनहरी आंखें। राजन मलिक। राजन एक एसयूवी की छत से कूदा और सिद्धू से 10 मीटर दूर सड़क पर लैंड किया। कंक्रीट की सड़क उसके पैरों के नीचे चटक गई। सिद्धू शर्मा। राजन ने अपना कोट उतारकर सड़क पर फेंक दिया। मैंने सुना है तुम बहुत तेज भागते हो। आज भाग कर दिखाओ। सिद्धू ने अपनी जेब में हाथ डाले और कार से टेक लगा ली। ट्रैफिक जाम तुमने किया है, पता है न? दिल्ली में इसके लिए चालान कटता है। राजन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। यहां चालान नहीं, आज सिर्फ गर्दनें कटेंगी। राउंड 1 दबाव प्रेशर। राजन ने अपनी जादुई ऊर्जा मना छोड़ी। हवा भारी हो गई। आसपास खड़ी कारों के शीशे अपने आप टूट गए। यह एक एस रैंक का डोमिनेंस था। एक आम हंटर इसके दबाव में ही बेहोश हो जाता। लेकिन सिद्धू, उसने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक की। बस इतना ही। राजन का ईगो चोट खा गया। बच्चे, तूने गलत आदमी से पंगा लिया है। राजन का शरीर बदलने लगा। स्किल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आंशिक। उसके हाथ बड़े हो गए, पंजों में लंबे स्टील जैसे नाखून निकल आए। उसके बाल खड़े हो गए और दांत नुकीले हो गए। जूम। राजन एक तोप के गोले की तरह सिद्धू पर झपटा। उसका पंजा सिद्धू का सिर उड़ाने के लिए आगे बढ़ा। सिद्धू ने अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। उसने बस अपना बायां हाथ उठाया। बैंग! एक धमाका हुआ। हवा की लहर, शॉकवेव से आसपास की गाड़ियां पलट गईं। धूल हटी। सिद्धू ने राजन के विशालकाय पंजे को अपनी हथेली से रोक रखा था। राजन की आंखें फटी रह गईं। क्या? तूने मेरी ताकत को रोका? सिद्धू की आंखों में नीली रोशनी जल उठी। ताकत अच्छी है शेर बाबू, लेकिन तुम सिर्फ बाहुबल ब्रूट फोर्स हो। स्किल रूलर्स ऑथोरिटी, शासक का अधिकार। सिद्धू ने अपनी उंगलियां मोड़ी। एक अदृश्य बल ने राजन को धक्का दिया। राजन 20 मीटर पीछे घिसटता हुआ गया। उसने अपने पंजों से सड़क को फाड़कर खुद को रोका। राजन अब गुस्से में पागल हो चुका था। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। उसका शरीर और बड़ा हो गया। वह अब एक इंसानी शेर, वरलायन बन चुका था। उसकी दहाड़ से पूरा फ्लाईवे कांप रहा था। वह फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी सिद्धू की परछाई फैलने लगी। फ्लाईवे की स्ट्रीट लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ सिद्धू की परछाई का अंधेरा बचा था। सिद्धू ने धीरे से कहा, दक्ष, इसे बताओ कि असली शिकारी कौन है। राजन के पीछे का अंधेरा उठा और उसमें से दक्ष एलीट नाइट बाहर निकला। दक्ष ने अपनी काली तलवार नहीं निकाली।